तो चले इसी के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है सल्तनत एज, यानी कि सल्तनत काल के संदर्भ में पढ़ना है। जब बच्चे हम यहां पे सल्तनत काल की शुरुआत करते हैं तो सल्तनत काल के अंतर्गत मैंने पहले ही कहा आप लोगों से कि हमें ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, बल्कि यहां पे सल्तनत काल की अगर बात करें तो इसमें जो पहला टॉपिक हमारे अंडर में आता है वो आता है अर्ली मुस्लिम इन्वेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत पर प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि अरब प्रदेश में क्या होता है, इस्लाम का उदय होता है और इस्लाम के फाउंडर बनते हैं कौन, पैगंबर मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब द्वारा क्या किया जाता है, इस्लाम को फाउंड किया जाता है। फाइनली इस्लाम के फाउंड करने के बाद कुछ समय बाद जब पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि इस्लाम की पूरी कमान संभालते हैं कौन, खलीफा। खलीफाओं का दौर आता है और शुरुआती दौर में खलीफाओं ने क्या किया, इस्लाम को थोड़ा सा संभाल के रखा, यानी चीजें सही रही। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे खलीफाओं का पावर बढ़ता गया तो अब वो क्या करने लगे, पॉलिटिक्स और साथ साथ में रिलीजन दोनों को उन लोगों ने कंबाइन कर दिया। इसका कारण यह था कि ये चाहते थे कि पॉलिटिक्स के बिहाफ पर क्या, पॉलिटिक्स को वो अपने राइज कराने के लिए क्या करने लगे, रिलीजन का सहारा लेने लगे। तो इस तरह की चीजों के साथ क्या होता है, मुस्लिम अटैक स्टार्ट होते हैं इंडिया पे। ऐसा नहीं था कि इंडिया पे जो मुस्लिम अटैक हुए वो पहले अटैक थे। सक्सेसफुली अटैक और फर्स्ट अटैक में काफी अंतर है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग चर्चा करें तो पहला जो मुस्लिम इन्वेशन होता है इंडिया पे वो किसका होता है, अरब। अरब अटैक इंडिया पे पहला होता है। पहला अटैक किसका हुआ, अरब अटैक होता है। अरब अटैक की बात करते हैं तो अरब्स भी क्या थे, मुस्लिम से ही थे। अब इसकी स्टोरी बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले मुस्लिमों ने इंडिया में अटैक करने की शुरुआत कहां से की, तो मुस्लिम्स कहा जाता है कि फर्स्ट अटैक होता है कहां पे, महाराष्ट्र पे। याद रखिएगा, पहला इंडिया पे मुस्लिम अटैक कहां पे हुआ, वो अरब अटैक ही था। वो कहां पे होता है तो कहा जाता है वो आपका मुंबई यानी महाराष्ट्र में थाने एक जगह है, उस थाने नामक स्थान पे अटैक किया जाता है। लेकिन यह अटैक सक्सेसफुली नहीं होता है। इसी बीच में कहा जाता है कि हज्जाज जो खलीफा का गवर्नर हुआ करता था वो अपॉइंट होता है कहां पे, तो कहा जाता है इराक के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट होता है। वो कुछ कैंपेन इंडिया की तरफ भेजता है, लेकिन ये कैंपेन क्या होते हैं, सक्सेसफुली नहीं होते हैं। फाइनली 711 एडी में क्या करता है, अपॉइंट करता है 711 एडी, याद रखेंगे 711 एडी में अपॉइंट करता है इंडिया पे अटैक करने के लिए किसके, एक मात्र 17 साल के युवा लड़के को जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, यहां पे अपॉइंट किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया पे अटैक करने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, इंडिया पे अटैक करता है। अब देखिए इंडिया पे अटैक कैसे करता है इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। अगर इंडिया का आप उस समय की चीजें देखें तो यहां पर देखें तो इंडिया हम लोग को कुछ ऐसे दिखाई देता है। पहले क्या था, ये सारी चीजें यहां से ये क्या होती थी, इंडिया की बॉर्डर हुआ करती थी, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सेक्शन ऐसे आपका अरेबियन सी, यहां पे इंडिया। यहां पर क्या होता था कि यहां पर 3 हिल्स पड़ती थी। अगर हम लोग अभी भी बात करें तो यहां पर 3 पहाड़ियां होती थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, हिंदुकुश, सुलेमान और कीरत। ये टॉप पे क्या पड़ती थी, ये हिंदुकुश पड़ा करती थी। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कौन सी थी, हिंदुकुश। यहां पे हिंदुकुश हिल्स हुआ करती थी, यहां पे हिंदुकुश हिल्स हुआ करती थी। और हिंदुकुश हिल्स से ही इंडिया पे क्या हुआ था, मैक्सिमम अटैक भी हुए। बट यहां पर प्रॉब्लम यह था कि यहां पर अगर हम लोग आगे की बात करें तो यहां का एक मामला थोड़ा सा अलग बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्योंकि ये जो रूट हुआ करता था ये कौन सा था, ये रूट हुआ करता था मकरान का। ये कौन सा रास्ता है, मकरान का रूट हुआ करता था, मकरान। अब इंडिया में जितने भी आपके अटैक हुए, जैसे अलेक्जेंडर ने अटैक किया या डेरियस के अटैक हुए, वो सभी के सभी अटैक कहां से होते थे, तो वो सभी के सभी हिंदुकुश वाले में आपके खैबर पास से, यहां पे खैबर दर्रा था, यहां से अटैक होते थे। मोहम्मद बिन कासिम पहला अटैकर था जिसने क्या किया, मकरान रूट को लिया। 712 एडी में, 712 एडी में कौन निकलता है, तो यहां से निकलता है मोहम्मद बिन कासिम। किस रूट से, मकरान रूट से इंडिया पे अटैक करने के लिए।
मकरान रूट से अटैक करने का यहां पे कारण क्या था? कहा जाता है कि मकरान रूट से मैक्सिमम अटैक इसलिए नहीं होते थे क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या था? डिजर्ट एरिया था, यानी कि ये पूरी तरह से आपका कह लो कि बलुआ क्षेत्र था। अब यहां पर इस रेगिस्तानी एरिया में ना कोई पेड़ होता था, ना पानी पीने के सोर्सेज होते थे, तो क्या होती थी? आर्मी परेशान हो जाती थी या मैक्सिमम आर्मी रास्ते में मर जाती थी। इसलिए इधर से अटैक इंडिया पर नहीं होते थे। हिंदकुश वाले रूट में फायदा यह था कि जो खैबर पास का रास्ता था, खैबर पास का जो हिंदकुश का रास्ता था वो काबुल से चलता था और क्या करता था? हिंदकुश की पहाड़ियों के सहारे एक साइड से काबुल नदी बहती थी और दूसरे साइड से पतला सकरा रास्ता होता था, लेकिन उससे फायदा यह होता था कि उन सोल्जर्स को छांव मिल जाती थी और नदी से पानी मिल जाता था, इसलिए आर्मी सेफली पहुंची। हालांकि खतरा होता था कि अगर कहीं भी लैंडस्लाइडिंग हो गई या स्केट कर गई पैर या घोड़े के पैर स्केट कर गए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? डेथ होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि नेचर से बचा जा सकता था। यहां पर इस रास्ते में क्या थी? मौत लगभग निश्चित थी, लेकिन इस रूट में मौत लगभग निश्चित नहीं थी, मतलब जान बचने का चांसेस ज्यादा था। मोहम्मद बिन कासिम 3000 आर्मी के साथ कहा जाता है यहां से मूव करता है और साथ साथ में कहा जाता है इतने ही ऊंटों पर इसने क्या किया था? खाने पीने की चीजें भी रख रखी थी। यहां से निकलता है तो मकरान का ये जो बेल्ट था, ये जो पूरा का पूरा मकरान वाला बेल्ट था, अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो यहां पर जो ये मकरान वाला बेल्ट हुआ करता था, यहां पर बच्चे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक पोर्ट सिटी पड़ती थी। यहां पे क्या होता था? ये होता था देवल। ठीक है, यहां पर क्या होता था? देवल पोर्ट। ये देवल पोर्ट हुआ करता था, देवल बंदरगाह। इस जगह का नाम क्या था? देवल बंदरगाह। बंदरगाह हुआ करता था। और ये पूरा का पूरा बेल्ट क्या कहलाता था? तो ये पूरा का पूरा बेल्ट आपके सिंध के जोन के नाम से जाना जाता है, सिंध रीजन कहलाता था। यहां पे कहा जाता है कि यहां पर इस सिंध का जो एरिया होता था, जो हम लोग सिंध की बात कर रहे हैं, यहां पर सिंध की जो बात कर रहे हैं, सिंध, तो यहां पर सिंध की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंध का जो कैपिटल होता था, इसकी कैपिटल की बात करें, यहां पर कैपिटल, अगर इसके कैपिटल की बात करते हैं तो वो होती थी अरोर। अरोर या अरोरा यहां का कैपिटल हुआ करता था। और कहा जाता है इस समय यहां पे रूल कौन कर रहा था? तो हिंदुशाही रूलर हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? तो कहा जाता है कि यहां का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम मिलता है दाहिर। दाहिर यहां का क्या होता था? दाहिर यहां का रूलर हुआ करता था। और दाहिर यहां का जब सिंध बेल्ट का रूलर था, इसी के समय इंडिया पे अटैक होता है। इस अटैक के कारणों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि यह अटैक क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे कि इंडिया पर यह मुस्लिम अटैक हुआ। तो इसके पीछे कुछ कारण बताया जाता है। कारण में क्या बताया जाता है? कहा जाता है कि पहले क्या होता था कि जो अरब ट्रेडर थे, ये कहां से कहा जाता है? अरब ट्रेडरों का ट्रेड चलता था कहां से? श्रीलंका के साथ। यहां पे आप लोग को पता है, यहां पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका है तो यहां पर इनका ट्रेड चलता था। और ये ट्रेड कैसे होता था? शिप के थ्रू होता था। शिप के थ्रू होता था। यहां से ये लोग जो अरब ट्रेडर थे, ये क्या करते थे? शिप के थ्रू इन क्षेत्रों से क्या करते थे? ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे। और फिर इन रूट से होकर ये क्या होते थे? अरब कंट्री को चले जाते थे। जैसा कि इतिहास में बताया गया है, कहा जाता है कि यहां पर मोहम्मद बिन कासिम और हज्जाज कुछ पानी के शिप, पानी के जहाज क्या कर रहे थे? आपके श्रीलंका से लौट रहे थे। और उस पे कहा जाता है खलीफा के लिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीजें देते हैं। कहते हैं कि कुछ ज्वेलरीज, कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ युवतियां यानी कि कुछ गर्ल्स उनके लिए भेजी जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये कहां पहुंचता है, ये शिप पहुंचता है कहां पे? देवल पोर्ट के पास पहुंचता है। देवल पोर्ट यानी देवल बंदरगाह। तो यहां पर इस शिप को लूट लिया जाता है। किसके द्वारा? समुद्री लुटेरों द्वारा इसे लूट लिया जाता है, जिससे कहा जाता है कि खलीफा नाराज हो जाता है और हज्जाज को मैसेज भेजता है कि सिंध के राजा दाहिर से बोलो कि वह हमारे लूटे हुए सामान को वापस करे। फाइनली यहां पर जब हज्जाज को यह मैसेज मिलता है तो हज्जाज क्या करता है? अपना मैसेंजर भेजता है। किसके पास? दाहिर के पास अपना मैसेंजर भेजता है और कहता है
कि दाहिर से जाकर कह दो कि जो हमारे सिप लूटे गए हैं उनकी सारी चीजें उसे वापस चाहिए। दाहिर ने कहा कि भाई चीजें तो वापस कर दें, लेकिन इसे मेरे सोल्जर्स द्वारा नहीं लूटा गया है, बल्कि किसने लूटा है? तो कहा गया कि यहां पर जो समुद्री लुटेरे थे उन लोगों ने लूटा है, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, यह दाहिर ने कहा। जब दाहिर ने यह बात बोले कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, तो कहा जाता है हज्जाज नाराज हो गया। और हज्जाज नाराज होकर क्या करता है? पहले एक कैंपेन भेजता है, लेकिन वो कैंपेन क्या होता है? सक्सेसफुली नहीं होता है। फाइनली 711 में 1711 में यहां से चलता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अब यहां से निकलता है 711 में, कहां से? तो मोहम्मद बिन कासिम यहां पर निकलता है। मोहम्मद बिन कासिम, बिन कासिम क्या होता है आपका? यहां से निकलता है कहां के लिए? तो सिंध के कैंपेन के लिए यह निकलता है मकरान के रूट से, और पहुंचता है कब? 712 में यहां पे पहुंचता है। कहां पे? देवल। 712 में कहां पर? 712 में देवल पे पहुंचता है और देवल पे कैप्चर कर देता है। यानी कि मुस्लिम्स द्वारा इंडिया में जो पहला एरिया जिसे कैप्चर में लिया जाता है उसे हम लोग देवल के नाम से जानते हैं। देवल पोर्ट सिंध का पहला ऐसा एरिया था, या इंडिया का पहला ऐसा प्लेस था जिसपे सक्सेसफुली अरब अटैक होता है या मुस्लिम्स अटैक होते हैं, और उसे मुस्लिम्स द्वारा कैप्चर में लिया जाता है। देवल के बाद कहा जाता है कि अब देवल को जीत चुका था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अब देवल पोर्ट को जीतने के बाद, यहां पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो देवल, जो देवल था, देवल पोर्ट को जीतने के बाद अब मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है, क्योंकि देवल में जीतने के बाद कहा जाता है कि इसने क्या किया? सबसे पहले देवल में इसने अपनी क्रूरता का परिचय दिया। देवल पोर्ट पे पहुंचने के बाद कहा जाता है जब मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी देवल में जीत जाती है, तो जीतने के बाद से कहा जाता है जितने नौजवान थे, या कह लो कि 18 साल से अधिक उम्र के जितने लोग थे, सबकी हत्या कर दी गई। 17 साल से या 17-18 साल तक के जो कम एज के लोग थे उन्हें क्या किया गया? गुलाम बना लिया गया। ज्यादातर जो फीमेल्स थी उन फीमेल्स में अधिक उम्र की फीमेल्स की हत्या कर दी गई, और जो आपके गर्ल्स थी उन्हें क्या किया गया? गुलाम बना लिया गया और खलीफा की सेवा में भेज दिया गया। लेकिन समस्या यह थी कि मोहम्मद बिन कासिम कितने लोगों की हत्या करता? जिन लोगों ने इस्लाम एडॉप्ट कर लिया उन्हें छोड़ दिया गया। समस्या यह थी कि मोहम्मद बिन कासिम कितने लोगों की हत्या करता। इसलिए लोगों ने कहा कि हमें क्या किया जाए? हमें जिम्मी का दर्जा दिया जाए। जिम्मी का दर्जा मांगने लगे। जब लोगों ने क्या किया? यहां पर मोहम्मद बिन कासिम से क्या करते हैं? यहां पर जिम्मी का दर्जा मांगा जाता है। जिम्मी का दर्जा मांगा जाता है और इसे जिम्मी का दर्जा नहीं मिलता है। तब मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? इंटरफेयर करता है और खलीफा से भारतीयों को जिम्मी का दर्जा दिलवाता है। और जिम्मी का दर्जा दिलवाने के बाद भारतीयों से फर्स्ट टाइम कौन सा? तो यहां पे याद रखेंगे, जजिया टैक्स। ठीक है, जजिया टैक्स पहली बार इंडिया में फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है। यानी सिंध या देवल इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्लेस था जिसपे जजिया टैक्स फोर्स किया गया, और साथ साथ पहली बार मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम रूलर था, या कह लो कि मुस्लिम कैंपेनर था, जिसने क्या किया? भारतीयों को जिम्मी का दर्जा दिलाया। अब जिम्मी कौन होता था? जिम्मी वो होता था जो इस्लामिक रूलर्स के अधीन रहते हुए क्या कर सकता था? अपने रिलीजन को मान सकता था, अपने धर्म को मान सकता था, लेकिन उसे क्या करना होता था? जजिया टैक्स देना होता था। इसलिए जजिया टैक्स को एक रिलीजियस टैक्स माना जाता है, एक धार्मिक कर माना जाता है। तो इंडिया से पहली बार जजिया टैक्स लेने का काम मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और इंडिया में अगर आगे की बात करें तो पहली बार इंडियंस को जिम्मी का पोजीशन किसने दिलवाया? वो भी मोहम्मद बिन कासिम ने किया। देवल बंदरगाह को जीत लिया गया था। अब कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम देवल बंदरगाह को जीतने के बाद अगला रूट, अपना अगला पड़ाव पे कहां बढ़ता है? तो यहां पे देवल के बाद बढ़ता है कहां पे? कहा जाता है ब्राह्मणाबाद।
ब्राह्मणावाद की तरफ यह क्या करता है, मूव करता है, ब्राह्मणावाद की तरफ। जब यह ब्राह्मणावाद की तरफ मूव करता है तो कहा जाता है ब्राह्मणावाद की तरफ मूव करते हुए यहां पर दाहिर का लड़का इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उसकी पराजय होती है। जयसिंह उसका नाम मिलता है। ब्राह्मणावाद के बाद यहां पर कहा जाता है अब मोहम्मद बिन कासिम कहां पे आगे बढ़ता है, अरोर की तरफ या अरोरा की तरफ बढ़ता है। अरोर या अरोरा की तरफ बढ़ता है और यहीं पर क्या होता है, यहां पे अरोरा के पास दोनों के बीच एक बैटल होता है जिसे बैटल ऑफ रावर कहा जाता है। बैटल ऑफ रावर होता है कब, यहां पर 712 एडी में। और इस युद्ध में कौन हार जाता है, तो यहां पर दाहिर की हार होती है और दाहिर मारा जाता है। तो रावर को जीतने के बाद कहा जाता है कि जब यह रावर को जीत लेता है मोहम्मद बिन कासिम, तो इसी दौरान मोहम्मद बिन कासिम को कहा जाता है कि यहां से यानी कि रावर विजय के बाद दाहिर मारा जाता है और यहां पर दाहिर की एक पत्नी गिरफ्तार की जाती है और इसकी 2 लड़कियां थी जो गिरफ्तार कर ली जाती हैं, जिनका नाम था सूर्या देवी और परमल देवी। और इन तीनों को उठाकर किसके, तो कहा जाता है खलीफा की सेवा में भेज दिया गया। इन लड़कियों ने जाने से पहले कहा था कि हम अपने पिता की हत्या का बदला मोहम्मद बिन कासिम तुमसे जरूर लेंगे। और ये लड़कियां पहुंच गई कहां पर, तो कहा जाता है हज्जाज की आपके खलीफा की सेवा में पहुंच गई। खलीफा की सेवा में लड़कियां जा चुकी थीं। मोहम्मद बिन कासिम का कैंपेन अभी नहीं रुका और मोहम्मद बिन कासिम अब रावर को जीतने के बाद कहां पड़ता है, तो यह बढ़ता है मुल्तान की ओर। मुल्तान की ओर बढ़ता है और मुल्तान को भी इसने क्या किया, 713 एडी में इसने मुल्तान को भी जीत लिया। 713 एडी में इसने मुल्तान को भी जीत लिया। मुल्तान को जीतने के बाद इसका नाम चेंज करके क्या रख देता है, गोल्डन सिटी यानी स्वर्णिम नगर रखता है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान से इतना ज्यादा गोल्ड मिला था कि इसने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, गोल्डन सिटी रख दिया या गोल्ड सिटी रख दिया। ठीक है, तो मुल्तान को जीतता है। अब मुल्तान को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम वापस होने वाला था, लेकिन इसी बीच में खलीफा का मैसेज आ जाता है। खलीफा का मैसेज यह आता है कि खलीफा चेंज हो गया था। जो नया खलीफा बना था वो नया खलीफा अभी गद्दी पे बैठता है और गद्दी पर बैठते ही कहा जाता है कि जो सूर्या देवी और परमल देवी नाम की लड़कियां थीं, उन लोगों ने खलीफा से यह कहा कि आपके पास भेजने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया है, हमारे साथ मिसबिहेव किया है, हमारे सतीत्व को भंग कर दिया है और फिर आपके पास भेजा है। कहा जाता है खलीफा नाराज हो जाता है और खलीफा नाराज होकर क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम के लिए आदेश देता है कि उसे बैल की खाल में भरकर हमारे सामने पेश किया जाए। खलीफा का आदेश मिलते ही कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, अपने आप को जिंदा बैल की खाल में भरवाया और उसमें दम घुटने के कारण उसकी डेथ हो गई और खलीफा के सामने भेज दिया गया। जब यहां पर मोहम्मद बिन कासिम के डेड बॉडी को उस बैल की खाल से बाहर निकाला गया तो कहा जाता है कि बैल की खाल से बाहर निकालने के बाद जैसे ही उसको मरा हुआ उन सूर्या देवी और परमल देवी नाम की लड़कियों ने देखा तो ठाके मार के हंसने लगी। खलीफा ने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अपने फादर की हत्या का बदला हम इस व्यक्ति से लेकर रहेंगे और इसने हमारे साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया था, हमारा उद्देश्य था इसकी हत्या करवाना आपके हाथों और हमने करा दिया। तो इतिहास में ऐसी भी वीरांगनाएं मिलेंगी, ढूंढोगे तब, जैसे सूर्या देवी और परमल देवी, जिन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। कहा जाता है खलीफा बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि ये लड़कियां और इतनी होशियार। खलीफा नाराज होकर क्या कहता है, कहता है इन दोनों लड़कियों को घोड़े के पूंछों से बांधकर तब तक दौड़ाया जाए घोड़ों को जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती। और कहा जाता है दोनों लड़कियों को क्या किया जाता है, उनके हाथ रस्सियों से बांधकर घोड़े की पूंछ में बांधकर दौड़ाया जाता है और दोनों लड़कियां मारी जाती हैं। तो इस तरह से सूर्या देवी और परमल देवी क्या करती हैं, अपने फादर का हत्या का बदला ले लेती हैं। लेकिन अब इंडिया में
मुस्लिम कदम पड़ चुके थे और जो बॉर्डर लाइन एरिया था उस पर मुस्लिम कैप्चर हो चुके थे। इस्लाम के संपर्क पे अब इंडिया डायरेक्ट आ चुका था। हालांकि इससे पहले मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट का एरिया, यानी कि वेस्टर्न घाट कहे आपसे या महाराष्ट्र कहे, यह पहला इंडिया का सेक्शन है जो इस्लामिक कनेक्टिविटी में आता है, इस्लामिक संपर्क में आने वाला यह पहला क्षेत्र था। फर्स्ट कैंपेन भी इसी एरिया में हुए लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुए थे। सक्सेसफुल अटैक कब हुआ? 712 में। कहां पर? सिंध के देवल पोर्ट पर। सिंध का राजा कौन था? दाहिर। और दाहिर ने यहां पर क्या हुआ? पराजय होता है। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम मारा जाता है। यही सारी चीजें यहां पे पीपीटी में देख लें। अगर इन पीपीटी में देखें तो यही जितनी स्टोरी मैंने आपको बताई वही सारी स्टोरी यहां पर बिल्कुल आपको लिखे हुए मिलेंगी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को क्या किया था? बैटल ऑफ रावर, यहां पर देखिए बैटल ऑफ रावर में क्या करता है? यहां पे हरा देता है। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीतकर उसका नाम क्या रखा? गोल्ड सिटी रखा या गोल्डन सिटी इसका नाम रखता है। फर्स्ट मुस्लिम टू कलेक्ट जाजिया, यहां पे टैक्स ये क्या होता था? एक टैक्स होता था इंडियन। मोहम्मद बिन कासिम, यानी भारतीयों से पहली बार जजिया टैक्स यहां पे कलेक्ट करने का काम किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था। ठीक है। जिम्मी का दर्जा दिलाने वाला पहला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। यहां पे देखें, जिम्मी की भी बात करें हम लोग तो जिम्मी का दर्जा भी किसने? मोहम्मद बिन कासिम पहला पर्सन था जिन्हें इंडियंस को जिम्मी का दर्जा दिलाया। अब इसके बाद से अरब अटैक रुक गए और अब होता है किसका अटैक? तो अब अगला अटैक होगा आपका किसका? तो यहां पे तुर्की अटैक स्टार्ट होते हैं इंडिया पे। अब तुर्की अटैक की बात करते हैं, भारत पर तुर्की आक्रमण। ठीक है। अगर इंडिया पे हम तुर्की अटैक की बात करते हैं तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना और तुर्की अटैक की अगर हम लोग बात करें तो अब इंडिया पे अरब अटैक हो चुके थे। कुछ समय के लिए क्या होता है? यहां पे अटैक रुक जाते हैं और अब तुर्की अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। तुर्की कौन थे? ये भी मुस्लिम्स ही थे, लेकिन कहा जाता है कि ये इस्लाम के नए फॉलोवर्स थे। और जब नए फॉलोवर्स होते हैं ना तो उनमें क्या होता है? उनमें कहीं ना कहीं चीजें हमें ज्यादा वो देखने को मिलती है। ठीक है। ज्यादा मतलब कह लो कि आप बेटर देखने की मिलती हैं, या उनमें क्या होता है कि अपनी चीजों को लेकर कट्टरता ज्यादा होती है। कुछ इसी तरह की चीजें हम लोग को तुर्कियों के साथ देखने को मिलती है। जैसा कि यहां पे मैंने लिखा है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तुर्की। और ये इस्लाम के नए फॉलोवर थे, यहां पर नए अनुयायी थे। ठीक है। ही वॉज ए न्यू फॉलोवर ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम के नए फॉलोवर्स थे। कहा जाता है कि अल्पतगीन के बाद होता है, कहा जाता है गजनी में एक डायनेस्टी फाउंड की जाती है जिसे यामनी वंश के नाम से जानते हैं, यामनी डायनेस्टी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस डायनेस्टी का जो पहला रूलर हुआ वो अल्पतगीन हुआ। यहां पर मैंने ये भी दे रखा है, अल्पतगीन फाउंडेड द यामनी डायनेस्टी, या इसे गजनी में इसने क्या किया? इसे गजनी में यामनी डायनेस्टी फाउंड करता है। ठीक है। यामनी डायनेस्टी फाउंड करने के बाद कहा जाता है कि इसकी डेथ हो जाती है और इसका एक स्लैब था, यानी कि गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था सुतबुक्गीन। सुतबुक्गीन रूलर बनता है और सुतबुक्गीन इंडिया के बॉर्डर एरिया पे कुछ अटैक करता है और कुछ एरियाज को जीत भी लेता है। सुतबुक्गीन के बाद यहां पर अगर बात करें तो कौन करता है? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया जाता है। और सुतबुक्गीन के बाद महमूद गजनवी की गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? महमूद गजनवी। ठीक है। सुतबुक्गीन और सुतबुक्गीन के बाद से महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठता है और एक टाइटल लेता है, कौन सा? यामिन उद्दौला। यामिन उद्दौला की टाइटल लेता है और साथ साथ में सुल्तान की टाइटल भी लेता है। याद रखेंगे, सुल्तान या यामिन उद्दौला की टाइटल ये क्या करता है? धारण करता है। अब यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, वर्ल्ड का पहला ऐसा रूलर जिसने टाइटल ऑफ सुल्तान लिया या सुल्तान की उपाधि ली वो कौन था? तो याद रखेंगे बच्चे, उसका नाम था, यहां पर आप महमूद गजनवी का नाम याद रखेंगे।
महमूद गजनवी कहा जाता है कि ये पहला आपका इस्लामिक रूलर था जिसने अपने नाम के आगे एक टाइटल लगाई सुल्तान। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था? तो याद रखेंगे महमूद गजनवी का नाम यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे। अब महमूद गजनवी रूलर बन चुका था। अब यहां पर कहा जाता है कि जब ये गद्दी पे बैठा तो गद्दी पे बैठने के बाद महमूद गजनवी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह हर साल काफिरों के देश पे अटैक करेगा। यहां पर देखिए मैंने वही चीज मेंशन किया हुआ है, ये उपाधि धारण करने वाला फर्स्ट मुस्लिम रूलर था। तो इसने गद्दी पे बैठते ही ये कहा कि वो आपके काफिरों के देश पर, काफिर कौन? मतलब जो इस्लामिक नहीं है उन्हें काफिर कहते थे। तो काफिरों के देश पर क्या करेगा? हर साल अटैक करेगा। और इसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? इंडिया पे अटैक करता है। कहा जाता है कि इतिहासकार एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने इंडिया पे कुल 17 बार अटैक किए। इसका अटैक का क्या कारण था? यह इंडिया पे क्यों अटैक करना चाहता था? तो इसके अटैक के पीछे दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला यह बताया जाता है ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति, मैक्सिमम यहां से क्या करे? पैसे लेना इंडिया से, जिससे क्या करे? वो गजनी के एम्पायर को और व्यवस्थित कर सके। एक ये एम बताया जाता है। दूसरा उद्देश्य क्या बताया जाता है इसका? दूसरा उसका उद्देश्य यह बताया जाता है, इसके आक्रमण का दूसरा प्रमुख क्या उद्देश्य था? अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, और सेकंड था इस्लाम का प्रचार। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना? यहां पर इस्लामिक बनाना, यह भी इसका उद्देश्य कहा जाता है। तो दो मेन एम से क्या करता है? इंडिया पे ये इन्वेशन करता है, अटैक करता है। ठीक है। हेनरी इलियट के अकॉर्डिंग कब कितनी बार? तो यहां पे 17 बार क्या करता है? ये इंडिया पे अटैक करता है। बिल्कुल याद रखेंगे। अकॉर्डिंग बाय हिस्टोरियन कौन? हेनरी इलियट। हेनरी इलियट के अकॉर्डिंग मोहम्मद गजनवी ने 17 बार अटैक किए। ठीक है, यहां पर बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। इसके बाद से अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसके अटैक का यहां पर मेन एम क्या था? ठीक है, इन्वेजन ऑफ इंडिया का मेन यहां पर क्या था? तो यहां पर अधिक से अधिक धन की प्राप्ति, और फिर क्या करना? यहां पे पॉपुलर करना, किसको? इस्लाम को पॉपुलर करना इसका उद्देश्य माना जाता है। अब इसके बाद से देखिए, अब मोहम्मद महमूद गजनवी का इंडिया पे अटैक स्टार्ट होता है 1001 से। 1001 में इसका फर्स्ट अटैक होता है किस पे? हिंदुशाही रूलर हुआ करता था जयपाल। जयपाल पर इसका हिंदुशाही रूलर कौन हुआ करता था? जयपाल। और जयपाल पे अटैक करता है 1001 एडी में। 1001 ईस्वी में हिंदुशाही रूलर जयपाल पे अटैक करता है। कहा जाता है जयपाल इतनी बार हार चुका था, किससे? तो कहा जाता है तुर्कों से इतनी बार हार चुका था कि वो इस बार इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने इंडस में कूदकर अपनी जान दे दी। जयपाल का अंत हुआ। महमूद गजनवी लूटपाट किया, नॉर्थ इंडिया को वापस चला गया, फिर इंडिया में एंटर करता है और अब वो मिड इंडिया की ओर बढ़ता है। मिड इंडिया की ओर बढ़ता है तो पहुंचता है कालिंजर। कालिंजर को जीतने की कोशिश करता है, कालिंजर के किले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कहा जाता है मिडिल इंडिया में वहां का एक चंदेल रूलर हुआ करता था जिसका नाम था विद्याधर। किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी का रूलर था विद्याधर। ऐसा माना जाता है कि विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच में बैटल होता है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता है, तो फाइनली दोनों में समझौता हो जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में क्या किया? विद्याधर ने एक तरह से किसको हरा दिया? तो कहा जाता है कि हरा देता है किसको? तो यहां पर महमूद गजनवी को हरा देता है। लेकिन यहां पे कहा जाता है कि चाहे जो भी चीजें हो, लेकिन दोनों में क्या होती है? टेरिटरी हो जाती है, समझौता हो जाता है। और बहुत सारे फोर्ट महमूद गजनवी क्या करता है? तो कहा जाता है विद्याधर को देता है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि पहला व्यक्ति जिसने महमूद गजनवी को इंडिया में उसके कैंपेन को ब्रेक किया वो कौन था? विद्याधर था, चंदेला रूलर। इसके बाद से महमूद गजनवी का इंडिया पे जो सबसे फेमस अटैक होता है, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो होता है 1025 में। कहां पे? सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल गुजरात पर इसका सबसे फेमस अटैक होता है 1025 एडी में।
माना जाता है महमूद गजनवी एक आर्मी लेकर स्पेशली गुजरात के सोमनाथ टेंपल पे अटैक करने के लिए चलता है। वो राजपूताना के रास्ते बढ़ता हुआ कहां पर, गुजरात की ओर बढ़ता है। गुजरात की तरफ जब बढ़ता है तो कहा जाता है गुजरात का जो रूलर था वो कुछ समय के लिए क्या करता है, अपना कैपिटल छोड़कर भाग जाता है। इसका कैपिटल हुआ करता था अनहिलवाड़ा, गुजरात का कैपिटल था अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा को छोड़कर भाग जाता है और उसके अनहिलवाड़ा छोड़कर भाग जाने के बाद क्या होता है कि फाइनली महमूद गजनवी अब अनहिलवाड़ा जब छोड़कर यहां से लोग चले जाते हैं तो ये क्या करता है, अनहिलवाड़ा को लूटता है। इस कैंपेन की सबसे बड़ी बात है कि यह क्वेश्चन भी बना हुआ है प्रीलिम में कि आपके इस कैंपेन में कौन सा हिस्टोरियन महमूद गजनवी के साथ था या कौन सा पोएट उसके साथ था। तो याद रखेंगे अल बरूनी इस कैंपेन में महमूद गजनवी के साथ था। वही अल बरूनी जिसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद या जिसे तहकीक ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अल बरूनी ने अपनी बुक किताबुल हिंद में यह साफ साफ लिखा है कि जब हम अनहिलवाड़ा को लूटकर कहां पे, सोमनाथ टेंपल की ओर बढ़े तो सोमनाथ टेंपल की सेफ्टी के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन वहां के ब्राह्मणों का मानना था कि कोई भी गैर हिंदू व्यक्ति इस टेंपल में एंट्री नहीं कर सकता। अल बरूनी आगे लिखता है कि जब हम टेंपल में एंटर किए तो सुल्तान ने कत्ल का आदेश दिया, कत्लेआम का आदेश दिया। मंदिर के फर्श लिखता है रक्त से लाल हो गई और मंदिर के बीचों बीच, उस टेंपल के बीचों बीच शिवलिंग क्या था, लगभग 500 केजी मतलब 500 किलो मोटी जंजीर से क्या था, लटकाया गया था। उसे कटवा देता है, शिवलिंग गिरता है नीचे और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद जितने यहां से ज्वेलरी मिले सभी ज्वेलरी को क्या किया गया, जितने इनके पास आपके घोड़े थे या खच्चर थे उन पर लाद दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अल बरूनी लिखता है कि हम सोमनाथ टेंपल से जो पूरा उनका खजाना था उसका केवल 1/3 भाग ही हम ले आने में सफल हो पाए, लेकर चल पड़े वहां से, क्योंकि इनके पास बाकी संसाधन नहीं थे कि बाकी वो खजाने को लाद सके, तो केवल 1/3 ले जा पाए थे। आगे अल बरूनी किताबुल हिंद में लिखता है कि जब हम राजपूताना के थ्रू कहां पर, गजनी जाने की कोशिश कर रहे थे तो रास्ते में अनेक ट्राइब्स द्वारा हमें लूटा गया और जब सुल्तान से बोला गया कि हमें लूटा जा रहा है तो उसने बड़ी बेफिक्री से कहा था, लूटने दो, कितना लूटेंगे, उसके बाद भी इतना बचेगा कि मैं अपने गजनी के साम्राज्य को सुदृढ़ और व्यवस्थित कर सकता हूं। फाइनली महमूद गजनवी वापस चला जाता है और 1027 में यह इंडिया के विरुद्ध लास्ट कैंपेन करता है। किसके विरुद्ध? तो कहा जाता है जाटों के विरुद्ध, पंजाब के जाटों के विरुद्ध इसका क्या होता है, 1027 एडी में जाट्स के विरुद्ध क्या होता है, इसका लास्ट कैंपेन होता है इंडिया के तरफ। फाइनली यहां से वापस होता है और वापस होने के बाद ये डेड हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। कब? तो यहां पर कहा जाता है 1030 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है और इसे क्या किया जाता है, गजनी में ही दफन कर दिया जाता है। महमूद गजनवी इतिहास में केवल एक अटैकर के तौर पे ही नहीं माना जाता है, माना जाता है कि ये लिटरेचर का बहुत बड़ा पारखी व्यक्ति था, लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता था ये, इसलिए इसके दरबार में अल बरूनी जिसने किताब उल हिंद लिखा, फिरदौसी जिसने, फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी है भाई, फिरदौसी की किताब याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, शाहनामा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी, इसके दरबार में। अल बरूनी किसने कौन सी किताब लिखी भाई, इसने किताब उल हिंद लिखा, किताब उल हिंद, उल हिंद नाम से इसने किताब, या किताबुल हिंद कहा जाता है, ठीक है, या इसे तहकीके हिंद के नाम से जानते हैं। उत्तवी, उत्तवी इसका क्या था, आपका ऑफिशियल या कह लें कि दरबारी हिस्टोरियन या ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन था, उत्तवी हुआ करता था। तो इसके दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, उत्तवी, उत्तवी जैसे
क्या करते थे, यहां पर हिस्टोरियन रहा करते थे, ऐसा कहा जाता है। अब महमूद गजनवी के बाद फिर से इंडिया पे कुछ समय के लिए क्या हुए, ये कैंपेन रुक गए, ये अटैक रुक जाते हैं। और इनके बाद अब अगला अटैक स्टार्ट होता है किसका, मोहम्मद गौरी का अटैक स्टार्ट होता है। तो गजनवी के बाद कौन अटैक करता है इंडिया पे, मोहम्मद गौरी का अटैक यहां पर स्टार्ट होता है। गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी का अटैक स्टार्ट होता है यहां पर, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी यहां पे अटैक करता है। मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी तुर्कों के किस वंश से, शमसी वंश से बिलोंग करता था, या ससबानी वंश कहा जाता है या शमसी वंश कहा जाता है, इसी से यह बिलोंग करता था। कहा जाता है कि प्रारंभ में जो इसके पूर्वज हुआ करते थे वो कौन थे, तो कहा जाता है कि इसके पूर्वज जो हुआ करते थे, यानी इसके फादर, ठीक है, ग्रैंडफादर, ये लोग क्या करते थे, बौद्धिस्ट हुआ करते थे। और बौद्धिस्ट में कौन सी, तो कहा जाता है महायान ब्रांच के फॉलोवर्स थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने इस्लाम को एडॉप्ट कर लिया। कहा जाता है कि इस्लाम को स्वीकार कर लिया जाता है किसके टाइम में, महमूद गजनवी के टाइम इसके फैमिली मेंबर्स ने इस्लाम को एडॉप्ट कर लिया। कहा जाता है कि इसके डायनेस्टी का फर्स्ट जो रूलर हुआ था उसका नाम था जहाक। जहाक इस डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर हुआ था। जहाक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, यानी कि अगर गौर वंश की या यहां पर गौरी वंश की आपकी बात करें या इसे ससनी वंश की बात करें, ससनी वंश, तो इसमें फर्स्ट इस डायनेस्टी का फॉलोवर रूलर कौन हुआ था, जहाक हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि यहां पर इसके विषय में मोहम्मद गौरी ने जो इंडिया पे अटैक किया, उसके अटैक्स की जानकारी हमें कहां से मिलती है या उसके अटैक के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, तो मिनहाज उस सिराज की एक बुक है तबकात ए नासरी, यहां से इसकी पुष्टि होती है। तो यहां पर देखें हम लोग महमूद गजनवी के कैंपेन की बात करते हैं तो इसके अटैक्स का प्रूफ हमें कहां से मिलता है, तो यहां पे एक बुक है तबकात ए नासरी बाई मिनहाज उस सिराज। तो इसके अटैक्स का प्रूफ हमें यहीं से मिलता है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, मोहम्मद गौरी को मोहम्मद बिन साम, जंगी तथा सहाबुद्दीन इत्यादि नामों से, इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। हिज नेम्ड ऑफ क्या करते हैं, मोहम्मद बिन शाम, जंगी, और इसको यहां पर किस नाम से, सिहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो इसे सिहाबुद्दीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं बच्चे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहां पर बच्चे इस चीज को याद रखना है हम लोग को। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब मोहम्मद गौरी क्या होता है, जब रूलर बनता है तो अब ये इंडिया पे कैंपेन करना स्टार्ट करता है। इस क्रम में मोहम्मद गौरी का जो पहला इंडिया पे कैंपेन होता है वो कब होता है, तो 1175 एडी में किसके विरुद्ध होता है, तो वो मुल्तान के विरुद्ध इसका पहला सक्सेसफुली कैंपेन होता है। और यह कैंपेन किस रास्ते किया गया था, तो याद रखेंगे गोमल पास के थ्रू किया गया था। गोमल दर्रा के थ्रू क्या किया जाता है, यह फर्स्ट कैंपेन किया जाता है। यह सक्सेसफुली कैंपेन था इसका, किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध। इसके बाद 1178 में मोहम्मद गौरी कहां पे, गुजरात का कैंपेन करता है। और गुजरात के कैंपेन में क्या होता है कि यह मोहम्मद गौरी की इंडिया में फर्स्ट आपकी पराजय होती है, यानी पहली बार मोहम्मद गौरी हारता है। किससे, तो गुजरात का राजा हुआ करता था भीम सेकंड। भीम सेकंड से क्या होता है, इसकी पराजय हो जाती है। और इसके पराजय के बाद भीम सेकंड से जब 1178 में क्या होता है, यहां पर हार जाता है, तो इसके हारने के बाद अब कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी चैन से नहीं बैठा था, इसे नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, इसी क्रम में क्या करता है, यह कहा जाता है कि अब अगला अटैक स्टार्ट करता है कब, 1191, 1191। 1191 में इसका अटैक होता है और फिर इसका अटैक होता है 1192 में। दो अटैक इसके कंटिन्यू होते हैं। पहला अटैक करता है किसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा भी अटैक किसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान।
पहले अटैक में ये क्या कहते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का फर्स्ट बैटल होता है 1191 और 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में क्या होता है कि यहां पर आपका सीधे सीधे मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी की हार के बाद कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी जब इंडिया से हार के वापस होता है तो 1 साल तक उसे नींद नहीं आई। सपने में भी पृथ्वीराज चौहान को देखता था और कहा जाता है कि उसने 1 साल अच्छे से पृथ्वीराज पे अटैक करने के लिए कैंपेन की तैयारी की और 1 वर्ष ठीक बाद 1192 में पुनः तराइन के मैदान में आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए और मारे गए। पृथ्वीराज चौहान के हारने का सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया उस समय डिसेंट्रलाइजेशन के पोजीशन में था और स्पेशली जो राजपूत थे उनमें आपस में यूनिटी नहीं थी। किसी भी राजपूत राजा ने, कहा जाता है, यहां पर मदद नहीं की थी। किसकी? तो कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान की। फाइनली यहां पर इसको जीतने के बाद अब एक दूसरी पावरफुल डायनेस्टी थी नॉर्थ इंडिया में, उसका नाम क्या था? कन्नौज डायनेस्टी। कन्नौज का रूलर हुआ करता था जयचंद। जयचंद यहां का रूलर हुआ करता था और जयचंद का जो एरिया था वो कहां से कहां तक? कहा जाता है कन्नौज, वर्तमान यूपी, प्रेजेंट टाइम में यूपी के कन्नौज से लेकर बनारस तक का एरिया कन्नौज का था। यह पूरा जयचंद की डायनेस्टी हुआ करती थी। जयचंद भी एक राजपूत राजा था। फाइनली मोहम्मद गौरी ने क्या किया? 1194 में खड़ा हो गया किसके विरुद्ध? तो कहा जाता है जयचंद के विरुद्ध। ठीक है, तो यहां पे क्या करता है? फाइनली ये डिफीटेड कर देता है, यानी जयचंद को हरा देता है। किस युद्ध में? बैटल ऑफ चंदावर होता है। कब? 1194। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होता है और इस बैटल ऑफ चंदावर में ये क्या करता है? इसको हरा देता है। इसको हराने के बाद एक तरह से नॉर्थ इंडिया पर मोहम्मद गौरी का इनडायरेक्ट कैप्चर हो गया। नॉर्थ इंडिया पे कैप्चर करने के बाद अब जो इसके क्या थे? कहा जाता है जो इसके कमांडर्स थे, उन कमांडर्स को इंडिया के अलग अलग एरियाओं में कैंपेन करने के लिए भेजता है। इसी क्रम में कहा जाता है इसका एक कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था जलालुद्दीन बख्तियार खिलजी, जो कहां पे? ईस्टर्न साइड के लिए कैंपेन के लिए निकलता है और निकलता है तो पहुंचता है बिहार और बिहार में यह दिखता है नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देता है। देखता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जला देता है और पहुंचता है कहां पे? बंगाल। और बंगाल में पहुंचता है तो उस समय कहा जाता है सेन डायनेस्टी वहां पे बंगाल में रूल कर रही थी, जिसका रूलर था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने कहा जाता है कि लक्ष्मण सेन पे अटैक करता है, लक्ष्मण सेन उससे हार जाता है और हारने के बाद जलालुद्दीन यहां पर बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बंगाल पे कैप्चर कर लिया। बंगाल पे कैप्चर करने के बाद इसने क्या किया? कहा जाता है तिब्बत की ओर मूव करता है, वहां तक कैंपेन करता है, लेकिन वहां के कंडीशन से वो क्या होता है? परेशान हो जाता है और फिर से वापस चला आता है। तो इस तरह से बख्तियार खिलजी का नाम याद रखेंगे, जिसने क्या किया? नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, इन 3 यूनिवर्सिटियों को जलाकर समाप्त करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गौरी का कमांडर, जिसका नाम हुआ करता था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी का नाम यहां पर याद रखेंगे। इसके बाद से 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी क्या करता है? तो यहां पर देखिए अंधखुद के युद्ध में ख्वारिज्म के शाह से हार जाता है। 1205 में मिडिल एशिया में एक बैटल होता है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ अंधखुद। अंधखुद का युद्ध होता है, यहां पर याद रखेंगे। बैटल ऑफ अंधखुद कब हुआ था? तो यहां पर 1205 एडी। और यहां पर इस अंधखुद के युद्ध में कौन हार गया? तो कहा जाता है मोहम्मद गौरी हार गया। किससे? ख्वारिज्म के शाह से हार गया। और जब ख्वारिज्म के शाह से हारा तो अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मिड एशिया में वो रुक नहीं सकता था, इसलिए कहीं ना कहीं उसे क्या करना था? इंडिया की तरफ अपना ध्यान लगाना था। ठीक है, इसी बीच में कहा जाता है कि पंजाब के एरिया में जो ट्राइब्स थी वो काफी इसे परेशान कर रही थी, इसके कमांडर्स को काफी परेशान कर रही थी। उन्हीं को सजा देने के लिए 1205 में ही निकलता है। कहां के लिए? तो पंजाब के खोखरों के विरुद्ध क्या करता है? यहां पर कैंपेन करने के लिए निकलता है। और जब
कैंपेन करके निकलता है, यहां से इनको दंडित कर देता है और यहीं से जब वापस हो रहा था तो कहा जाता है कि इंडस रिवर के साइड पर एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम था दमयक। दमयक नामक प्लेस पे कहा जाता है कि इंडस रिवर के साइड पे था, जहां पर वो क्या कर रहा था, शाम का इवनिंग टाइम का नमाज अदा कर रहा था और किसी अननोन पर्सन ने क्या किया, यहां पे कहा जाता है किसी अननोन पर्सन ने उसके पीछे से छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी और इस तरह से अचानक मोहम्मद गौरी मारा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि मोहम्मद गौरी के क्वाइंस या सिक्कों पर हम देखते हैं तो हमें क्या, लक्ष्मी की आकृति मिलती है और साथ साथ में यहां पर नंदी की भी आकृति मिलती है और आपके इसमें क्या किया गया है, हिंदी में स्क्रिप्ट भी लिखी हुई मिलती है, याद रखेंगे। तो ये मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई। अब मोहम्मद गौरी की डेथ होने के बाद कहानी क्या होती है। मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई, अगर हम लोग यहां पर देखें तो आपका मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई। सल्तनत शुरू करने से पहले कौन पहुंच गया भाई, तो यहां पर मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है और मोहम्मद गौरी की डेथ कब हुई, 1206 में, 5, हाँ 6 ही कह लो, 1206 में इसकी डेथ हुई और इसके मरने के बाद कहा जाता है कि इसके 3 कमांडर हुआ करते थे। कितने कमांडर थे भाई, इसके 3 कमांडर हुआ करते थे। इन कमांडर्स में कौन कौन था, एक हुआ करता था, 2 और इसके 3 कमांडर थे। इन तीनों कमांडर्स के नाम बता देता हूं आपको कि इसके इन कमांडर्स का नाम क्या था। एक था तो ऐबक हुआ करता था, ठीक है। एक था कौन, तो एक था आपका नसरुद्दीन कुबाचा, ठीक है। ऐबक था, कुबाचा था और एक का नाम था, यहां पर याद रखेंगे, एल्दौज। यहां पर एल्दौज है, एल्दौज इसका यहां पर एक कमांडर हुआ करता था। मोहम्मद गौरी के 3 कमांडर थे, ऐबक, कुबाचा और एल्दौज। ऐबक कहा जाता है कि जो ऐबक था वो इस समय कहां पे बैठा हुआ था, तो कहा जाता है कि ऐबक इस समय बैठा हुआ था आपका सीधे सीधे कहां पर, तो कहा जाता है ये गजनी में था। इसने गजनी में अपने आप को क्या किया, रूलर घोषित कर दिया, अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया। कुबाचा की बात करते हैं तो कुबाचा कहां पे लोग इस समय था, तो कहा जाता है मुल्तान एंड सिंध, मुल्तान प्लस आपका जो सिंध का एरिया था, सिंध, यहां का रूलर हुआ करता था कौन, कुबाचा। तो इसने अपने आप को यहीं पे रूलर अनाउंस कर दिया। और ऐबक कहां बैठा था, ऐबक बैठा था लाहौर एंड दिल्ली, लाहौर प्लस दिल्ली। दिल्ली में कौन बैठा था, तो यहां पे बैठा था लाहौर प्लस दिल्ली में आपका बैठा था कौन, तो कहा जाता है ऐबक। तो कहा जाता है लाहौर की जनता ने सपोर्ट करके इसे क्या किया, अपना रूलर डिक्लेयर कर दिया। समस्या यह थी कि अब जो गजनी में बैठा हुआ था कौन, ये आपका एल्दौज, ये क्या कर रहा था, दोनों के ऊपर अपनी दावेदारी कर रहा था। कह रहा था कि भाई तुम लोग मेरे अंडर हो, मैं मेन जगह पे हूं, इसलिए मैं ही रूलर माना जाऊंगा, सुल्तान मैं ही माना जाऊंगा। इन लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ना ही कुबाचा ने कोई रिएक्ट किया, ना ही ऐबक ने किया। लेकिन समस्या यह थी कि ऐबक के ऊपर अटैक का खतरा किससे हो सकता था, तो नियरेस्ट बैठा था कौन, कुबाचा। इसलिए कहा जाता है कि ऐबक ने बड़ी होशियारी की और ऐबक ने अपनी एक लड़की की शादी किससे कर दी, कुबाचा के साथ कर दी। यानी कुबाचा के साथ इसने मैरिज रिलेशन बना ली। और एक इसका गुलाम जो सबसे वफादार गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम था इल्तुतमिश, एक लड़की की शादी इल्तुतमिश से कर दी, क्योंकि कहा जाता है इल्तुतमिश काफी यहां पर योग्य पर्सन हुआ करता था। तो एक शादी इसने किससे कर दिया, कि ऐबक ने अपनी एक लड़की कुबाचा से के साथ शादी कर दी और एक लड़की की शादी इल्तुतमिश से कर दी। और फाइनली 1206 में लाहौर की जनता ने इसे सपोर्ट किया और इस तरह से कहा जाता है कि स्लेव डायनेस्टी फाउंड की जाती है।
तो जब हम लोग सल्तनत एज में जाते हैं, मेडाइवल एज पढ़ते हैं, तो मेडाइवल एज में हम लोग देखते हैं कि दो तरह की डायनेस्टियां मिलती हैं। एक सल्तनत डायनेस्टी या सल्तनत काल में हम लोग जैसे बात करें यहां पर, तो सल्तनत काल में अगर हम लोग बात करें तो सल्तनत काल के दौरान हम लोग को कुछ डायनेस्टियां दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे स्लेव या गुलाम डायनेस्टी या मामलूका डायनेस्टी। एक हम लोग को क्या दिखाई देती है? मामलूका डायनेस्टी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश कहते हैं। यहां पर दिखाई देता है एक पहली डायनेस्टी जो रूल करती है आपकी कब से कब तक, तो कहा जाता है 1206 से 1206 से लेकर कब तक? 1290 तक। इसके डिक्लाइन होने के बाद से कौन आते हैं? तो यहां पे आ जाते हैं, आप याद रखेंगे, अगली डायनेस्टी होती है किसकी? खिलजी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक? तो कहा जाता है 1290 से लेकर 1320 तक ये रूल करते हैं। ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। खिलजी के बाद से कौन आते हैं भाई? तुगलक आते हैं। तुगलक से यहां पे आ गए। तुगलक कब से कब तक रूल करते हैं? तो कहा जाता है 1320 से लेकर 1414 तक रूल करने का काम कौन करते हैं? तुगलक। ठीक है, इसके बाद आते हैं सैयद। ठीक है, सैयद आ जाते हैं, तो यहां पर याद रखेंगे सैयद डायनेस्टी की बात करते हैं। तो सैयद डायनेस्टी आपकी रूल करती है कब से? तो 14 यानी 1414 से लेकर कब तक? 1451 तक ये रूल करते हैं। और सबसे जो लास्ट डायनेस्टी आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे लोधी डायनेस्टी कहते हैं। और लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर कब तक? 1526 तक ये रूल करते हैं। तो ये आपको क्या मिलेंगे? सल्तनत की कुछ डायनेस्टियां मिलेंगी और इनका ये टाइम पीरियड होगा। तो यहां पर बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें ये बिल्कुल आप लोग याद करके रखेंगे। ये तीन चीजें यहां पर मिलेंगी आपको। क्लियर है? बताइए। क्लियर है? तो यहां पर ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखें कि यहां पर जो पहली डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में, जिसका टाइम पीरियड मैंने अभी आप लोग को बता दिया कि दिल्ली सल्तनत का जो आपका रूल टाइम होगा वो कब से कब तक होगा? 1206 से लेकर कब तक? 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत की यहां पर शुरुआत होगी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत इसके बीच में चलेगा। यहां पे देखो भाई, यहां पे मैं केवल प्रीलिम के पर्पस से आपको मेजर फैक्ट्स जो हैं, ठीक है, जो आपको एक तरह से समझ लो कि रफली मैं मेन फैक्ट्स पे ही आपसे डिस्कस कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा, मैं केवल मेन फैक्ट ही आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जो प्रीलिम के पर्पस से आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू द पॉइंट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, टू द पॉइंट फैक्ट्स, वही बता रहा हूं आप लोग को। अब यहां पर देखो, सबसे पहले कौन है? स्लेव डायनेस्टी, या जिसे हम लोग इतिहास में क्या कहते हैं? मामलूका डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो 1206 से लेकर 1219 तक यहां पर क्या करता है? रूल करता है। और यहां पर सबसे पहले आता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग ऐबक की बात करते हैं। ऐबक यह एक मोहम्मद गौरी का क्या था? तो कहा जाए स्लेब हुआ करता था, यानी गुलाम हुआ करता था। कहा जाता है कि लाहौर के पब्लिक ने क्या किया था? अपने सपोर्ट से इसे अपना रूलर अलाउंस किया था। दिल्ली के भी कुछ लोगों का समर्थन इसे प्राप्त था। लेकिन जब ये लाहौर की गद्दी पे बैठा तो इसने अपने नाम के आगे सुल्तान की टाइटल नहीं लगाई।
बल्कि इसने मलिक और सिपह सालार की टाइटल लेता है। तो ये कई बार पूछा गया है। तो इसकी टाइटल अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी टाइटल क्या मिलती है? मलिक एंड सिपह सालार इसकी टाइटल मिलती है। लेकिन हिस्ट्री में इसके कार्यों के कारण, इसने जो वर्क किए उसके कारण इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको क्या कहा जाता है? इसको लाख बख्श, पील बख्श और कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं, पील बख्श कहते हैं और कुरान खां के नाम से भी इसे जानते हैं। कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? लाखों में दान करने के, कहा जाता है बहुत दान करता था, लाखों की दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया। ठीक है। कहा जाता है कि ऐसे पील बख्श क्यों कहते थे? कहा जाता है हाथियों की दान कर रहा था, इसलिए पील बख्श कहते थे। और कुरान खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसने दिल्ली को नहीं बल्कि क्या किया? लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था। इसने क्या किया था? लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था। इसका कैपिटल कहां पे था? कैपिटल की अगर बात करते हैं इसका, तो वो क्या हुआ करता था? लाहौर इसका क्या करता था? कैपिटल हुआ करता था। जैसे यहां पे देखिए मैंने लिख दिया है, इसका कैपिटल क्या हुआ करता था? लाहौर यहां पर इसका कैपिटल हुआ करता था। आगे देखते हैं, कहा जाता है कि यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक हिस्ट्री में केवल इसके लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि इसने कहा जाता है कि इंडिया में पहली बार मस्जिद बनवाने शुरू किए। कहा जाता है कि इसने फाइनली कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में बनवाना स्टार्ट किया और इसका केवल फर्स्ट फ्लोर ही ये बनवाया था। इसने क्या किया था? कुतुब मीनार का इसने कहा जाता है फर्स्ट फ्लोर ही बनवाया था और इसी के बाद इसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है और इसकी डेथ होने के बाद कहा जाता है कि फाइनली कौन आ जाता है? तो कहा जाता है कि इसकी डेथ होने के बाद फाइनली अगला, अगर हम लोग बात करें तो अगला व्यक्ति हो जाता है कौन? तो अगला व्यक्ति यहां पर आपका आता है, देखिए उसका नाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करता है? इसे कंप्लीट कराने का काम करता है। इसके ऊपर क्या की जाती है? 3 मंजिलें और बनवाई जाती हैं, 4th फ्लोर तक बनाया जाता है इसकी। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट बेस कौन रखता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह भी कहा जाता है कि इसने किसके नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा? तो एक बड़े फेमस सूफी संत हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ही इसने इसका नाम क्या रखा? कुतुब मीनार रखा। ठीक है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखता है? कुतुब मीनार रखता है। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है। साथ साथ यहां पे कहा जाता है कि इसने क्या किया? दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद इसने क्या किया था? निर्माण भी करवाया था। यहां पर याद रखेंगे। ठीक है। दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी इसने बनवाई थी। ठीक है। अगर इंडिया में बनाई गई फर्स्ट मस्जिद पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे वो क्या बताएंगे? आप वो बताएंगे दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम या कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को फर्स्ट मस्जिद माना जाता है। फाइनली 1210 एडी में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि ये चौगान या पोलो या हॉर्स राइडिंग खेल रहा था, अचानक घोड़े से गिरा और इसकी डेथ हो गई। अब चूंकि अचानक डेथ हो गई थी तो इसने भी क्या किया था? अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। प्रॉब्लम यह थी कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका कोई लड़का नहीं था और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किसी लेडीज के साथ इसके रिलेशंस थे, इनलीगल रिलेशन थे, जिससे उसे एक लड़का हुआ था और वही क्या हुआ कि कहा जाता है कि गद्दी का दावेदार बन गया। अब यहां पर फाइनली अब समस्या यह खड़ी हो गई कि इल्तुतमिश बैठा था कहां पे? तो कहा जाता है इल्तुतमिश बदायूं का इक्तेदार हुआ करता था। कुबाचा कहां बैठा था? मुल्तान और सिंध वाले बेल्ट में। और एलदौज बैठा था कहां पे? गजनी में। कहा जाता है कि अब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठने के लिए यहां पर जब उसकी अचानक डेथ हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो गद्दी के 2 दावेदार निकल कर आ गए। एक दावेदार कहां से? लाहौर से निकल आया
और एक दावेदार कौन बन गया? इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश ने दावेदारी नहीं की थी। कहा जाता है कि जो आपके दिल्ली के तुर्की अमीर थे, उन लोगों ने क्या किया, कहा कि इल्तुतमिश को बुलाया जाए। कहां पे? तो इल्तुतमिश को बुलाया जाए हम लोग, कहां पे? दिल्ली बुलाया जाए, और कैपिटल अब लाहौर ना होकर दिल्ली होनी चाहिए। समस्या यह थी कि यहां पर दिल्ली तो बुला लिया गया, लेकिन दिल्ली बुलाकर कैसे काम हो सकता था? तो दिल्ली बुलाकर काम हो नहीं सकता था। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कहा जाता है कि इल्तुतमिश दिल्ली तो पहुंचता है, लेकिन उसकी दावेदारी को खारिज किया जाता है, और फाइनली एक छोटा सा युद्ध होता है और लाहौर का दावेदार मारा जाता है। और फाइनली इस तरह से 1611 एडी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है और दिल्ली को अपना कैपिटल डिक्लेयर करता है। इल्तुतमिश ने जिस डायनेस्टी को फाउंड किया उसे हम लोग भारतीय इतिहास में किस डायनेस्टी के नाम से जानते हैं? तो उसे भारतीय इतिहास में हम लोग शमसी या इल्वरी तुर्क डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? शमसी डायनेस्टी कहा जाता है या इल्वरी तुर्क डायनेस्टी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर क्या किया? दिल्ली को अपना कैपिटल। पहली बार दिल्ली को कैपिटल बनाए जाने के कारण ही क्या कहते हैं, इल्तुतमिश को हम लोग दिल्ली सल्तनत का फाउंडर मानते हैं। इल्तुतमिश के समय ऐसा नहीं था कि गद्दी आसान थी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या था, कुबाचा रिलेटिव तो था, लेकिन जैसे ही ऐबक की डेथ हुई तो कुबाचा ने कहा कि भाई एरिया मेरा है। उधर एल्दौज जो कहां बैठा था, गजनी में बैठा था। ख्वारिज्म का शाह उसे परेशान करने लगा तो वो भी इंडिया की तरफ भाग पड़ा। अब इल्तुतमिश के लिए सामने सबसे बड़े दो खतरे थे, कुबाचा और एल्दौज के विद्रोह को शांत करना। फाइनली इसने क्या किया, सबसे पहले एल्दौज का अटैक हुआ, और एल्दौज के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। किसका? इल्तुतमिश का होता है। 1215-16 ईस्वी की घटना है। और इस बैटल में फाइनली कौन हार जाता है? तो कहा जाता है इल्तुतमिश हार गया। सॉरी, इल्तुतमिश कह रहा हूं, एल्दौज हार गया और मारा गया। अब बचा कुबाचा। कुबाचा के साथ भी इल्तुतमिश का बैटल हुआ, वो भी हार गया और वो भी मारा गया। दो यहां पर दिल्ली के गद्दी के दावेदार समाप्त। एक तरह से भारत और मिडिल एशिया की पॉलिटिक्स यहीं पर आकर सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। यानी इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया, भारत और मिड एशिया के पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया। अभी सुल्तान बना ही था, जैसा कि मैंने कहा, ख्वारिज्म के शाह से क्या होता है, ख्वारिज्म का शाह परेशान कर देता है किसको? एल्दौज को। तो उभार के इंडिया की तरफ आता है, इल्तुतमिश से युद्ध होता है, हार जाता है, मारा जाता है। अब इसी बीच में चंगेज खां आ जाता है। चंगेज खां क्या करता है, ख्वारिज्म के शाह को हरा देता है, और जब ख्वारिज्म के शाह को हराता है तो ख्वारिज्म का शाह मारा जाता है, और उसका लड़का जलालुद्दीन मांगबरनी इंडस रिवर क्रॉस करके इंडिया में आ जाता है और इल्तुतमिश से मदद मांगता है पंजाब में रुककर। लेकिन इल्तुतमिश उसकी कोई मदद नहीं करता है, और उसका पीछा करता हुआ चंगेज खां कहां पे? इंडस रिवर के साइड पे आके खड़ा हो जाता है। घटना कब की है? 1221 की घटना है। जब जलालुद्दीन मांगबरनी जो ख्वारिज्म के शाह का लड़का था, उसने देखा कि उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है इल्तुतमिश, तो फाइनली क्या होता है कि वो वहां से इंडिया से मूव कर जाता है, और जब मूव करता है तो उसका पीछा करता हुआ कौन? चंगेज खां भी इंडस के साइड से हट जाता है। तो इस तरह इतिहासकारों का मानना है कि इल्तुतमिश ने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए क्या हुआ, चंगेज खां के अटैक से इंडिया को बचा लिया। क्योंकि चंगेज खां के बारे में कहा जाता है कि चंगेज खां अपने प्राइमरी लाइफ में क्या हुआ करता था? बौद्धिस्ट हुआ करता था। उसके पूर्वज क्या थे? बौद्धिस्ट थे। लेकिन बाद में उन लोगों ने क्या किया था, कहा जाता है इस्लाम ही अडेप्ट कर लिया था, इस्लाम को अडेप्ट किया हुआ था। ठीक है, सॉरी, बौद्धिस्ट थे, हाँ सॉरी बौद्धिस्ट ही थे। उन्होंने इस्लाम, चंगेज खान ने इस्लाम नहीं अडेप्ट किया था, वो बौद्धिस्ट ही थे, बौद्धिस्ट को मानता था। फाइनली चंगेज खां का खतरा अब इंडिया से हो चुका था समाप्त। अब इल्तुतमिश के सामने थे कुछ कार्य करने, जिसके कारण वो क्या कर सकता था, अपनी चीजों को सही कर सकता था। जैसा कि मैंने बताया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215-16 में क्या करता है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन एल्दौज के साथ लड़ता है और एल्दौज हारता है, मारा जाता है।
और इसी के साथ मिडिल एशिया के पॉलिटिक्स के साथ इंडिया का संबंध समाप्त हो जाता है, रिलेशन खत्म। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी व्यवस्थाओं को और बेटर तरीके से चलाने के लिए इसने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसमें 40 आपके क्या शामिल किए गए, सरदार आपके कहने की अमीर शामिल किए गए, जिसे नाम दिया गया तुर्क ए चहलगानी या चालीसा गुट के या ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी जस्ट लाइक कह लें कि आपके ये इल्तुतमिश की मिनिस्ट्री हुआ करती थी, कैबिनेट हुआ करती थी। तो तुर्क चहलगानी बनाता है। इसके बाद से क्या किया इसने, सल्तनत का पहला ऐसा रूलर था जिसने क्या किए, क्वाइन इशूज किए, सिक्के जारी किए। और वो भी कैसे सिक्के, तो प्योर अरबी सिस्टम पे, प्योर अरेबिक सिस्टम के इसने क्या किए, सिक्के जारी किए, जिनका नाम होता था टंका एंड जीतल। जो टंका या टका होता था वो होता था आपका किसका, वो कहा जाता है कि आपका सिल्वर क्वाइन था, जबकि जीतल आपका कॉपर क्वाइन हुआ करता था। इसने टकसाल का नाम भी, जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं, टकसाल का नाम भी क्या किया, इन सिक्कों पे नोट डाउन करवाया। और फाइनली टकसाल का नाम लिखे जाने के बाद कहा जाता है कि इसने यहां पर टकसाल का नाम लिख देने के बाद अपने इन क्वाइंस पे इसने रजिया का नाम भी अंकित करवाया था। रजिया का नाम भी इसने लिखवाने का काम किया था इन क्वाइंस पे, याद रखेंगे। इसने अपने पूरे के पूरे एम्पायर को क्या किया, छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर दिया, जिन्हें क्या कहते थे, इक्ता कहते थे। तो इक्ता सिस्टम का फाउंडर भी किसको माना जाता है, तो यहां पे देखिए इक्ता सिस्टम का फाउंडर भी किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम का फाउंडर कौन था, इल्तुतमिश था। इक्ता क्या होती थी, एक कह लो कि एक रेवेन्यू वाला लैंड एरिया होता था, भूभाग होता था, जो अक्सर किसको दिया जाता था, तो ऐसे पर्सन को दिया जाता था जो क्या करते थे, वहां पे एक आर्मी रखते थे और उस आर्मी की सैलरी इत्यादि अपने ही पास से दिया करते थे। तो इस तरह से इक्ता सिस्टम का फाउंडर कौन हो जाता है, इल्तुतमिश हो जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें इसने क्या किया, अन्य कामों में अगर इसकी चर्चा करते हैं तो इसने क्या किया, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने क्या किया था, कंप्लीट करवाया था। इसने कंप्लीट कराने का काम किसने किया था, तो बिल्कुल याद रखेंगे। कहा जाता है इसने सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण करवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने बनवाया, जो माना जाता है कि सुल्तानगढ़ी टोम्ब दिल्ली में ये फर्स्ट टोम्ब बिल्ड इन इंडिया, यानी भारत में बनाया गया पहला मकबरा, जो इसके लड़के नसरुद्दीन महमूद का मकबरा हुआ करता था। नसरुद्दीन महमूद का ही मकबरा क्या कहते हैं, इसे हम लोग सुल्तानगढ़ी का मकबरा या टोम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी कहा जाता है, जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया। इसलिए भारत में मकबरा निर्माण शैली का फाउंडर या मकबरा बनवाने की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है, इल्तुतमिश के द्वारा मानी जाती है। तो यहां पर बिल्कुल बच्चे इस चीज को याद रखेंगे कि भारत में मकबरा बनवाने का कार्य पहली बार किसने कहा था, तो कहा जाता है इल्तुतमिश ने ही किया था। यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे। कहा जाता है कि इस समय, इसके समय थोड़े से विद्रोह भी हुए, कहा जाता है कई सारे विद्रोह भी इसके समय किए गए। और फाइनली इसी समय बामियान में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर लाइन एरिया में बामियान में एक कहा जाता है कि विद्रोह होता है और उसी कैंपेन को शांत करने के लिए ये निकलता है। लेकिन जब वहां पे निकलता है और वहां पे जाता है तो कहा जाता है कि वहां से जब वो लौट रहा था तो रास्ते में बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के बाद फाइनली इसकी डेथ हो जाती है। कब, 1236 एडी में आपका इल्तुतमिश मारा जाता है। अब इसके बाद से इल्तुतमिश के मरने के बाद ऐसा नहीं था कि रजिया आपकी डायरेक्ट सुल्तान बन गई, बल्कि रजिया अभी सुल्तान नहीं बनी थी। अभी रजिया सुल्तान नहीं बनी थी। कहा जाता है कि इस समय चूंकि इल्तुतमिश ने मरने से पहले क्या किया था, रजिया को अपना एक तरह से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि मेरे मरने के बाद अगर कोई
दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठेगा तो वो मेरी बेटी कौन होगी? रजिया सुल्तान होगी। लेकिन इसी बीच में रजिया कहा जाता है दिल्ली से बाहर थी और उसी दौरान अचानक इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। तो एक पर्सन हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था, यहां पर मैं बता देता हूं, उस पर्सन का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। फिरोज हुआ करता था, रुकनुद्दीन फिरोज। कहा जाता है कि इल्तुतमिश के एक लेडीज से इसके भी रिलेशन थे जिसका नाम था शाह तुर्कन। शाह तुर्कन से इल्तुतमिश को एक लड़का था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रजिया चूंकि इस समय दिल्ली से बाहर थी, इसलिए फटाफट रुकनुद्दीन फिरोज ने क्या किया, आपकी जो लेडी थी उस लेडी ने क्या किया, शाह तुर्कन ने फटाक से रुकनुद्दीन फिरोज को यहां पर सुल्तान अनाउंस कर दिया। अब रजिया को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही थी। ऐसे कंडीशन में रजिया कहा जाता है कि जो आपका शुक्रवार के नमाज के दिन दिल्ली में एंटर करती है और दिल्ली में एंटर करने के बाद जो वहां की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी उसके सामने खड़ी होती है और दिल्ली के पब्लिक से कहती है कि मेरा सपोर्ट करें, मेरे फादर ने मुझे ही रूलर अनाउंस किया था लेकिन शाह तुर्कन ने मुझे रूलर नहीं बनने दे रही है। कहा जाता है दिल्ली की पब्लिक रजिया का सपोर्ट करती है, महल पे अटैक किया जाता है और महल के अटैक में रुकनुद्दीन फिरोज मारा जाता है, शाह तुर्कन अरेस्ट की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और इस तरह से 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज केवल 6 मंथ तक रूलर रहा। उसके बाद रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर फर्स्ट वुमेन रूलर के तौर पे क्या होती है, यहां पर बैठती है। कहा जाता है रजिया जब सल्तनत की गद्दी पे बैठी तो इसने सबसे पहला काम किया कि इसने क्या किया, पर्दा सिस्टम को छोड़ दिया। और पर्दा सिस्टम को छोड़कर क्या की, तो कहा जाता है कि मेल के जैसे कपड़े पहनकर, जैसे एक स्पेशल ये क्या करती थी, कैप पहनती थी और एक स्पेशल क्या पड़ती थी, लॉन्ग कोट पहनती थी। ठीक है, और ये पहनकर क्या होता है कि ये कोर्ट में अपने आने लगी, दरबार में आने लगी। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पे अधिकार करने के लिए रजिया ने लाल रंग के, रेड कलर के कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा था। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस कलर, सल्तनत काल के दौरान किस कलर के कपड़े पहनकर न्याय मांगा जाता था? रेड कलर के कपड़े पहन के रजिया ने ऐसा काम किया था। इसके बाद से यहां पर देखते हैं, रजिया रूल तो कर रही थी लेकिन इसी दौरान कुछ घटनाएं होती हैं। जो तुर्के चहलगानी यानी चालीसा गुट, जो तुर्की गुलाम थे, वो कहीं से भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उनके ऊपर एक लेडी रूल करे, क्योंकि इस्लाम में फीमेल्स को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। और दूसरा कहा जाता है कि अब रजिया के खिलाफ इन लोग मिलकर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसे पोस्ट से हटाने के लिए। इसी बीच में अल्तूनिया का, आपका अल्तूनिया हुआ, भटिंडा जो पंजाब में पड़ता है वहां का सूबेदार हुआ करता था, कमांडर था जिसका नाम था अल्तूनिया। अल्तूनिया ने क्या किया, वहां पे रिवोल्ट कर दिया। और जब रिवोल्ट करता है तो उस अल्तूनिया के रिवोल्ट को शांत करने के लिए रजिया दिल्ली से निकलती है। यह सब कुछ चाल थी। अल्तूनिया से रजिया हार जाती है और अल्तूनिया द्वारा क्या किया जाए, रजिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन रजिया बड़ी होशियारी से काम करती है और होशियारी से काम करते हुए अल्तूनिया को अपने फेवर में कर लेती है और अल्तूनिया से निकाह कर लेती है। और निकाह करने के बाद कहती है अल्तूनिया से, चलो तुम्हारी आर्मी और मेरी आर्मी, हम दोनों आर्मी मिलाकर क्या करेंगे, दिल्ली पे फिर से कैप्चर करेंगे। दोनों बढ़ते हैं दिल्ली की ओर। लेकिन रास्ते में कैथल, जो हरियाणा में पड़ता है, कैथल में कहा जाता है जब वो लोग अपना कैंप लगाए हुए थे, उसी समय सोते समय इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, इसे इतिहास में लेकर विवाद है। कुछ लोग का मानना है कि कुछ हिंदू डाकुओं ने मार दिया और कुछ लोग का मानना है कि जो तुर्के चहलगानी के मेंबर्स थे उन्होंने इनकी हत्या करवा दी। लेकिन रजिया मारी गई 1240 में। रजिया की असफलता के इनके कहा जाता है कि यहां पे इसके फेल्योर के 2 मेन कॉज थे। पहला, रजिया का वुमेन होना यानी एक स्त्री होना, और कहीं ना कहीं यहां पे कहा जाता है दूसरा, तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षा यानी कि उनके एम्बिशन यहां पर उसकी असफलता के कारण बनते हैं। रजिया मार दी जाती है।
और इसी के साथ अब छोटे छोटे रूलर्स क्या होते हैं, यहां पर रूल करना स्टार्ट करते हैं। एक चीज और कहा जाता है, एक व्यक्ति का नाम आता है जो आबिसिनियाई था, जिसका नाम था मोहम्मद याकूत। कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि याकूत के साथ रजिया के रिलेशन थे, क्योंकि रजिया को घोड़े पे बिठाना और घोड़े से नीचे उतारने का काम, यानी कि फिजिकली रजिया को अगर फिजिकली और पब्लिकली कोई टच कर सकता था तो वो याकूत कर सकता था। मतलब इनलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से, मतलब घोड़े पे बिठाना, घोड़े से नीचे उतारना, मतलब उसे टच केवल वही करता था, वही घोड़े पे बिठाता था, उतारता था। तो इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि यहां पर जो उस समय के हिस्टोरियंस हैं उन लोगों ने लिखा कि रजिया के शायद क्या थे, मोहम्मद याकूत के साथ फिजिकल रिलेशन थे, ऐसा कहा गया है। लेकिन बात में कितनी सच्चाई है वो तो इतिहासकार ही जाने। ठीक है, इसके बाद से यहां पर छोटे छोटे आपके कुछ रूलर होते हैं कुछ कुछ समय के लिए। जैसे रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, बहराम साहब के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, और अलाउद्दीन मसूद के बाद नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होते हैं। नसरुद्दीन महमूद के बारे में अगर कहें तो नसरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि यह एक 5 वक्त का नमाजी सुल्तान था, जो 5 वक्त की नमाज अदा किया करता था, 5 टाइम। राजपाट से इसको कोई मतलब नहीं था। इसने सारे पावर किसको दे दिए, गयासुद्दीन बलबन को दे दिए नसरुद्दीन महमूद ने। और बलबन को क्या करता है, उलुग खां की टाइटल देता है। और बलबन ने अपनी लड़की की शादी किससे कर दी, नसरुद्दीन महमूद से कर दी। और इस तरह से 1266 में क्या होता है, नसरुद्दीन महमूद की डेथ होती है और गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कैप्चर कर लेता है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं बलबन के बारे में। बलबन के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहां पर बलबन के बारे में अगर बात करते हैं तो गयासुद्दीन बलबन की अगर चर्चा करें तो कहा जाता है कि बलबन ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलबारी तुर्क वंश कहते हैं, या सेकंड एलबारी तुर्क डायनेस्टी कहा जाता है, या बलबनी वंश, बलबन के नाम पे बलबनी वंश। जैसा कि बलबन का पिक्चर देखकर पीछे आपको समझ में आ रहा होगा। बलबन मतलब एक कह लो कि एक खौफ बना के रखता था पब्लिक में और अपने मिनिस्टर्स में। चूंकि ये चहलगानी ग्रुप का मेंबर रह चुका था, तुर्की चहलगानी का मेंबर रह चुका था बलबन, इसलिए जानता था कि विवाद की जड़ कहां पे है, तुर्की चहलगानी में। कहा जाता है कि बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजा के दैवी सिद्धांत, यानी कि यहां पे गॉड थ्योरी ऑफ द किंग को रिप्रेजेंट करने का काम किया था। इसने कहा कि जो रूलर होता है ना, वो रूलर क्या है, अल्लाह है, और अल्लाह के बाद कौन है, रूलर होता है। क्योंकि रूल करने के लिए अल्लाह ने किसको भेजा है, रूलर को भेजा है। तो चूंकि पब्लिक को क्या करना है, पब्लिक आप किसी भी आपके कह लें कि जो एक तरह से कह लें कि पब्लिक को किसी की भी बात टालने का राइट नहीं है, किसकी, अल्लाह की। तो ठीक उसी प्रकार पब्लिक को रूलर की भी बात टालने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, फाइनली इसके बाद से देखते हैं कि इसने क्या किया, रूल करते हुए गद्दी पे जब बैठता है। कहा जाता है कि बलबन के बारे में लिखा गया है कि बलबन अपने दरबार में बैठता था तो भय के शासन में बिलीव करता था। इसलिए इसने एक पॉलिसी लॉन्च की थी जिसे आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी कहा जाता है। बलबन यह मानता था कि जब तक पब्लिक डर रही है तब तक ही उसका शासन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बलबन क्या करता है, रूल करना स्टार्ट करता है। और रूल करते हुए बलबन क्या करता है यहां पर, तो कहा जाता है कि सबसे पहला काम इसने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी लॉन्च की। और आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी लॉन्च करने के बाद इसने सबसे पहले जो चालीसा ग्रुप था उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, तो चालीसा ग्रुप को समाप्त करने का काम किसने किया, गयासुद्दीन बलबन द्वारा किया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। बलबन ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था, एक न्यू डिपार्टमेंट ये क्रिएट करता है जिसे हम लोग हिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं, दीवान ए अर्ज नाम से इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, जो किससे, मिलिट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट हुआ करता था, सैन्य विभाग था। हालांकि अभी भी
जो सुल्तान था वो किस पर डिपेंड था? वो कहा जाता है इक्तिदारों की आर्मी पर ही डिपेंड हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक डिपार्टमेंट बनाता है, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट कौन बनाता है? बलबन बनाता है। जैसा कि मैंने बताया कि बलबन किस में करता था, बिलीव करता था, तो यहां पर कहा जाता है भय के शासन में या डर के शासन में बिलीव करता था। इसलिए इसने क्या किए थे? आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी लॉन्च की थी। बलबन का बारे में कहा जाता है कि बलबन जब अपने दरबार से बाहर निकलता था तो इसके साथ कहा जाता है इसने आबिसिनियाई क्या किए थे? अपने एक यहां पे दासों का ग्रुप बना रखा था और उनके थ्रू क्या करता था कि अपने पूरी की पूरी सेफ्टी करने का काम करता था, जो उसके अगल बगल जिल्ले इल्लाही करके चिल्लाते हुए चलते थे। इसने क्या किया? अपने दरबार में कुछ गैर इस्लामिक, जो नॉन इस्लामिक्स आप कह सकते हैं कि सिस्टम थे, उन्हें स्टार्ट करता है, जैसे सजदा करना और पैबोस नौरोज प्रथा। ये तीन चीजें ये अपने कोर्ट में स्टार्ट करता है। सजदा यानी झुक के सलाम करना, पैबोस यानी सुल्तान के आगे घुटने के बल होकर उसके हाथों को लेकर चूमना, और नौरोज सिस्टम क्या होता था? यानी कि ये एक पार्शियन होता था जिसमें क्या किया जाता, कोर्ट में यानी दरबार में हरदम थोड़ी सी क्या किया, फायर जलाई यानी आग जलाई जाती थी, तो उसे नौरोज प्रथा कहते थे। इसने बलबन ने स्टार्ट किया था। इसके बाद से देखें, बलबन का एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद, और इसी शहजादा मोहम्मद के टाइम में कहा जाता है, शहजादे मोहम्मद के ही टाइम में आपका कहा जाता है किसने? अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे आप। अमीर खुसरो ने अपना यहां पे लिटरेचर लाइफ की शुरुआत करते हैं, यहां पे लिटरेचर कैरियर की शुरुआत अमीर खुसरो ने किसके समय किया था? बलबन के समय ही किया था। अमीर खुसरो इतिहास का ऐसा पर्सन है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ऐसा पोएट था जो आपके सबसे अधिक सुल्तानों के कोर्ट से बिलोंग किया। कहा जाता है बलबन ने इक्ताएं जो होती थी उनकी जांच के लिए क्या किया था? एक नया ऑफिसर बनाया था जिसका नाम था ख्वाजा। तो इसने ख्वाजा नामक एक नया पोस्ट भी अपॉइंट किया था, ये ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, इसी के समय क्या हुआ था? मेवातियों का विद्रोह हुआ था बलबन के समय। यह सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि मेवातियों का विद्रोह किसके समय हुआ? बलबन के समय हुआ। मेवाती कौन थे? कहा जाता है दिल्ली के आसपास रहने वाले ये डकैत टाइप के होते थे मेवाती। कहा जाता है कि बलबन के टाइम ये मेवाती क्या करते थे? तो यहां पे आसपास के लोगों को लूट लिया करते थे। इसने क्या किया? मेवातियों को भगाने का काम किया। कहा जाता है कि इसने दिल्ली में क्या किया? लाल महल, याद रखेंगे, रेड फोर्ट नहीं बल्कि लाल महल ही याद रखिएगा। बलबन ने क्या किया था? लाल महल बनवाया था। रेड फोर्ट करेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। लाल महल नाम से इसने एक बिल्डिंग बनवाई, तथा मरने से पहले इसने क्या किया? अपने लड़के शहजादा मोहम्मद का एक मकबरा बनवाता है, जो इस्लामिक सिस्टम में बनाया गया फर्स्ट मकबरा माना जाता है। इस्लामिक पद्धति पर बनाया गया पहला मकबरा यहां पर बनवाया जाता है। बलबन के डेथ होने के बाद कहा जाता है कि यहां पर बलबन की डेथ हो जाती है और उसके बाद से कैकुबाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है। लेकिन कैकुबाद को कहा जाता है कि वाइन पीने की बहुत बुरी आदत थी और इसने किलखोरी किया, कीलूगढ़ का फोर्ट बनवाया था जो दिल्ली में ही है। वाइन पीने के कारण अचानक एक दिन इसे लकवा मार गया और इसके लकवा मारने के बाद कहा जाता है क्यूमर्श जो मात्र 8 साल का लड़का था उसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है? सल्तनत का एम्पायर घोषित करता है। और एक दिन रात को 1290 की घटना है, एक दिन रात को क्यूमर्श की हत्या कहा जाता है कि कौन कर देता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कैकुबाद जिसे लकवा मार गया था, पैरालिसिस हो गई थी, उसे क्या करता है? उसके बिस्तर में लपेटता है और उसे यमुना नदी में फिकवा देता है। इस तरह से स्लेव डायनेस्टी का अंत होता है और भारत में एक नई डायनेस्टी फाउंड होती है जिसे हिस्ट्री में हम लोग खिलजी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग खिलजियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपके प्रीलिम के पर्पस से ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। जितने फैक्ट्स मैंने बताया आप देखना कि बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके प्रीलिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ध्यान के और रिवीजन कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। शिक्षा कुल क्लासेस
ठीक है, और इसका एप्लीकेशन भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।